आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस संक्रमण काल में जहाँ कोविड की वजह से आज पूरे विश्व और देश और दिल्ली में अनेकों परेशानियां हैं, इन परेशानियों के बावजूद हमें अपने आप को एक दृढ़ संकल्प के साथ या अपनी इस परेशानी को सामना करते हुए आगे बढ़ने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ बीमारी का प्रकोप है, बीमारी से परेशान दिल्ली की जनता है, जहाँ उनके रोजगार और व्यवसाय का बुरी तरह से इस बीमारी का प्रभाव है, वहाँ पे लोगों को जीना दुर्लभ हो रहा है, अनेकों दिक्कतें हैं। जिस तरह से लॉकडाउन में धीरे धीरे सरकारें रियायतें दे रही हैं, छूट दे रही हैं, अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी दुकान, अपनी नौकरी तक पहुंचने के लिए लोगों के सामने कई तरह की दिक्कतें, जहां अभी भी बीमारी की रोकथाम के नाम पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पाबंदियां हैं, और उस पाबंदियों की वजह से आज आम जनमानस को खास तौर से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ना होने की वजह से जो दिक्कतें हैं, वो दर्द तो जनता महसूस कर ही रही है साथियों। इसीलिए आज एक ऐसी खबर या ऐसी परेशानी के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, जिस पे कुछ रोशनी डालने का काम हम करेंगे और सरकारों के भ्रष्टाचार के बारे में आपसे बात करेंगे। साथियों, जो दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो स्थिति है, वो आज बद से बदतर है। याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी की सरकार थी, तो दिल्ली के अंदर लगभग 6000 डीटीसी की बसें हुआ करती थी। और उस समय अरविंद केजरीवाल साहब जब चुनाव के मैदान में उतरे तो उन्होंने दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। ना केवल कोशिश की, बल्कि उस कोशिश में कामयाब भी हुए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति पर जो दिल्ली की जनता को जो वायदे किए थे, उन वादों में उन्होंने कहा था कि डीटीसी की स्थिति को वो सुधारेंगे। आज स्थिति की सुधारने की तो बात छोड़ ही दीजिए, जो कांग्रेस के समय जो बसों की स्थिति हुआ करती थी, जो संख्या थी लगभग 6000 बस, वो आज घट करके लगभग 2600 बस हो गई। 2600 बसों में भी हम बात करें तो सड़कों की, जो सड़कों के ऊपर दौड़ने वाली बसें हैं, इस दुख के साथ आपके साथ शेयर करना पड़ता है कि लगभग 1800 बसें ही आज दिल्ली की सड़कों पर हैं। जबकि इस आपदा में, इस लॉकडाउन में, ना तो सरकारी स्कूल ना प्राइवेट स्कूल खुले हैं जहाँ पे डीटीसी बसें अपनी सेवाएं देती थी, ना ऑफिसेज खुले हैं जहाँ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते अपने गंतव्य तक जाया करते थे या अपने घर तक वापस लौटते थे। जबकि अरविंद का वादा था कि लगभग 11000 बसों की, जो एक स्टडी रिपोर्ट थी, 11000 बसें हम सड़कों पर उतारेंगे। तो लगभग 7 साल हो चुके हैं। अब तक दिल्ली की जनता ये उम्मीद लेके बैठी हुई कि कब सड़कों पर बसें दौड़ेंगी, कब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर स्थिति सुधरेगी। स्थिति तो छोड़िए जनाब, अरविंद ने बड़ी चालाकी के साथ जिस तरह से वो दावे करते हैं कि मैं एक IRS अफसर हूं और अपने आप को बनिए का बच्चा भी कहते हैं, तो ये जो पेट्रोल, डीजल और टैक्स का जो खेल चल रहा है, मैं उस पर भी एक बार रोशनी डालना चाह रहा हूं। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया ना कराना, लोगों के सामने परेशानी और दिक्कतें खड़ा होना, उसके बाद सड़कों पर प्राइवेट व्हीकल का आना, लाखों की संख्या में लोगों ने अपने प्राइवेट व्हीकल्स परचेज किए हैं साथी। और जिस तरह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, लगभग 25,000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू टैक्स के रूप में अरविंद ने वसूला है।
यानी कि दोहरी मार लोगों पर, एक तो परेशानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होना, और दूसरा टैक्स के रूप में यानी कि पेट्रोल डीजल पे जो वैट लगाया जाता है उससे 25,000 करोड़ की वसूली, मजबूरन लोगों को टू व्हीलर्स खरीदने के लिए मजबूर करना, यानी कि उनकी और आर्थिक स्थिति को बद से बदतर करना। ये दर्शाता है कि दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरी तरह से ध्वस्त है। मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद ने जहां डीटीसी को खड़ा करने की बात कही थी, दुरुस्त करने की बात कही थी, वहीं पर मैं दुख के साथ कहता हूं कि दिल्ली की डीटीसी को अरविंद ने बर्बाद कर दिया है। हाँ, डीटीसी की आड़ में भ्रष्टाचार का खेल जरूर खेला जा रहा है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से लगातार एक खबर सुर्खियों में कि डीटीसी के अंदर बसों की जो परचेज है, खरीद फरोख्त जो है, उसमें भ्रष्टाचार सामने उभर करके आया है, जिसको लेकर के कुछ घड़ियाली आंसू बीजेपी के नेता भी बहा रहे हैं। हालांकि उनकी मंशा पे भी काफी प्रश्न खड़े होते हैं। भाजपा का खेल अरविंद के खेल से अलग नहीं है। जिस तरह से पेट्रोल डीजल की लूट मची हुई है, वैसे ही मैं कहना चाहता हूं कि बस की खरीद और मेंटेनेंस के नाम पे भी खुले तौर पर भ्रष्टाचार का खेल खेलने का काम ये सरकारें कर रही हैं। बीजेपी के लोग बस खरीद को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि बस खरीद और मेंटेनेंस को लेकर के जिस तरह से टेंडर फ्लोट किए गए साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, 1000 बस खरीदने को लेकर के जो कीमत तय की गई थी टेंडर में, उस बस की कीमत लगभग 85.5 लाख रुपए थी, जिसको बाद में कुछ दिनों बाद ही उस एक बस की कीमत लगभग 87.5 लाख कर दी गई। यानी कि प्रति बस 2 लाख रुपए का डिफरेंस। यदि 1000 बसों को हम 2 लाख से गुणा करें तो लगभग 20 करोड़ रुपए का अंतर बसों की खरीद पर आता है। यह एक बड़ा प्रश्न है। जब टेंडर हो गया, टेंडर में कीमतें तय हो गई, उसके बाद फिर टेंडर को रोक करके 2 लाख रुपए किस तरह से बढ़ा दिया गया। दूसरा सवाल साथियों, 1000 बस की जो कीमतें हैं, यदि इस अमाउंट को भी हम मान लें तो इन बसों की जो कीमत है लगभग 875 करोड़ रुपए बनती है। 1000 बस यानी कि 875 करोड़ रुपए में खरीदी जानी है। लेकिन जब हम मेंटेनेंस की बात करें तो यही मेंटेनेंस मूल कीमत की 4 गुना ज्यादा हो जाती है। यानी कि बसों की जो कीमत है एक्चुअल, उस कीमत के मुकाबले 4 गुना ज्यादा करके इन कंपनियों को जो बस की सप्लाई देंगे, जिसमें जेबीएल और टाटा को बड़ा 2 कंपनियों को टेंडर देने की बात कही गई है, उन्हीं कंपनियों को मेंटेनेंस का भी टेंडर, और उस मेंटेनेंस का जो अमाउंट है जान के आपको हैरानगी होगी, जिसमें 3413 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के नाम पर इन कंपनियों को देने की बात कही गई। सवाल इस बात का है कि यही कंपनी 1000 बसों के लिए 3 साल का वारंटी भी देती है। यदि हम और आप कोई गाड़ी खरीदते हैं साथियों, टू व्हीलर खरीदते हैं, तो उसमें सर्विस और वारंटी भी दी जाती है। कोई भी आप गाड़ी लेते हैं, टाटा की लें, हुंडई की लें या किसी अन्य गाड़ी, कोई भी व्हीकल लेते हैं, तो उन व्हीकल्स पर 3 साल तक तो आपको सर्विस से लेकर के वारंटी दी जाती है। तो प्रश्न यह उठता है कि 1000 बसों की कीमत लगभग 875 करोड़ रुपए, मेंटेनेंस की कीमत 3413 करोड़ रुपए। अरविंद जी को मैंने कहा है कि IRS अफसर होने का दावा करते थे, अपने आप को बनिए का बच्चा भी कहा करते थे, तो ये कौन सा तरीका है? मैं अरविंद से ये पूछना चाहता हूं, यदि मैं उनकी जगह होता है और कोई होता तो कम से कम ये डील तो बिल्कुल नहीं लेता। दिल्ली के जो लोगों का जो टैक्स का पैसा है उसको इस तरह तो बर्बाद नहीं करता।
9 करोड़ यानी कि 875 करोड़ रुपए में 1000 बसें यदि दिल्ली की जनता को मिल रही हैं तो 3413 रुपए मेंटेनेंस के नाम पर खुले तौर पर लूट मचाना, ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण था। यदि 1000 बसों के लिए पौने 900 करोड़ रुपए खर्च करने हैं और 3 साल की मेंटेनेंस फ्री है, तो हम मेंटेनेंस की तरफ क्यों गए? 1000 बसें अरविंद फिर अगले 2 साल बाद या 3 साल बाद ले सकते थे, यानी कि 4 गुना बसें, 4000 बसें आप खरीद सकते थे और हर 2 साल 3 साल में 1000 बसों को आप चेंज कर सकते थे। ये तो कोई भी व्यक्ति समझ देगा, एक साधारण सा हिसाब है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री को हिसाब समझ में नहीं आया, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं समझ में आया, लेकिन दिल्ली की जनता जान चुकी है कि इसमें भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। 3 साल वारंटी के यदि यही कंपनी दे रही है तो इनको मेंटेनेंस के नाम पे फिर क्यों इतना बड़ा अमाउंट दिया जा रहा था, ये बड़ा प्रश्न उठता है। और जैसे मैंने कहा, यदि इतना बड़ा अमाउंट है और 875 करोड़ रुपए में 1000 बसें आ रही हैं, तो फिर क्यों हर 2 साल में नई बस खरीद सकते थे अरविंद केजरीवाल या सरकार? ये बड़ा खेल खेलने की कोशिश थी। ये खेल जो बिगड़ा, क्यों बिगड़ा, ये आप सभी जानते हैं। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने प्रश्न उठाए, घड़ियाली आंसू बहाए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो मैं उनकी मंशा को भी आपके सामने बताना चाहता हूं। जिस भ्रष्टाचार की बात बीजेपी कर रही है, यदि एक्चुअल में वाकई अरविंद के भ्रष्टाचार को लेकर के दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को बचाने के लिए आप इतने गंभीर थे, तो ये जांच का दायरा आपने केवल समेट के 5 बिंदुओं पे क्यों कर दिया? ये प्रश्न मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं। और उस जांच को एसीबी और उसके बाद एलजी तक ले जाने के बाद एलजी साहब की 3 सदस्य कमेटी के बाद उस टेंडर को निरस्त करके खरीद के टेंडर को जारी रखना, यह दर्शाता है कि आपकी नीयत में खोट है। 3 सदस्य कमेटी बनती है, एक रिटायर्ड आईएएस की अगुवाई में एक कमेटी बनती है। वो कमेटी मानती है कि प्रक्रिया गलत अपनाई गई, पैसा उसमें बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है, हुए आए टेंडर को निरस्त कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्राइम में गुनाह तो हुआ, तो इस कमेटी ने या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्या ये टेंडर फ्लोट करने वाले अधिकारी या मंत्री या सरकार के किसी व्यक्ति को कोई सजा का प्रावधान किया? सरकार ने एक टेंडर फ्लोट किया, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, क्या उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए था? या केवल उनकी चोरी को पकड़ा आपने? ये तो वही बात हुई, चोर को पकड़ा, माल रिकवर किया और चोर को जाने दिया। क्या आप और जाके चोरी करिए? क्यों आखिर ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर आपने एक्शन नहीं लिया? जब कमेटी ये मान चुकी है कि ये गलत प्रक्रिया अपनाई गई और इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की नीयत से ही इस टेंडर को फ्लोट किया गया था। अच्छा, फ्लोट की जो टाइमिंग है उसको भी आप देखेंगे तो बड़ा आपको समझने में आसानी होगी। टेंडर बस खरीदने का जिस दिन टेंडर ओपन होता है उसी दिन मेंटेनेंस का भी टेंडर खोला जाता है, यानी कि टेंडर में शामिल होने के लिए जो कंपनियां हैं उनको पहले से ही बसों का मूल्य मालूम है और कंपनी भी वही है जो बस सप्लाई देने का टेंडर में पार्टिसिपेट करती है। तो कहीं ना कहीं आपसी रजामंदी से बैठ करके टेंडरों को फ्लोट कराने का काम इन सरकारों ने किया है। भाजपा के नेता, भाजपा के एमएलए आखिर क्यों एसीबी के पास गए, क्यों आखिर सीबीआई के पास नहीं गए? यह बड़ा प्रश्न है। कहीं ना कहीं उनकी मंशा में दोष है। मैं तो साथियों दावे के साथ ये कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के और बीजेपी की मिली भगत से इन चीजों को अंजाम दिया जा रहा है और यही कारण है, एक तरफ तो जांच का
ड्रामा बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जाता है, और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने राजनीतिक दौरे के लिए कभी वो गुजरात जाते हैं, पंजाब जाते हैं, अभी हमने ट्वीट देखा कि वो गोवा जा रहे हैं और भ्रष्टाचार के नारे के साथ जा रहे हैं। तो दिल्ली में जो निरंतर भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं उस पर अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देते, उस पर कुछ बोलते नहीं। इसीलिए हम आज जब आपके बीच उपस्थित हुए हैं तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी पे केवल आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इस दावे के साथ कह रहे हैं कि जितनी दोषी आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल हैं, इस बस खरीद के और बस के मेंटेनेंस के नाम पर जो भारी रकम की जो लूट सरकार कर रही है, उसमें उसके भागीदार बीजेपी के नेता भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के जो नेता जांच के लिए औपचारिकता मांग चिट्ठी पत्री का खेल खेल रहे हैं, कहीं अपनी हिस्सेदारी तो नहीं ढूंढ रहे। यही कारण है, यदि बीजेपी की मंशा ठीक होती तो इस जांच का दायरा 5 बिंदुओं के आगे ले जाया जाना चाहिए था। इन 5 बिंदुओं के अलावा भी कई ऐसे बिंदु हैं जिन पे जांच होनी चाहिए थी। इनमें सबसे बड़ा बिंदु तो यही है कि केवल जांच मेंटेनेंस के नाम पर ही क्यों, मेंटेनेंस के टेंडर पर ही क्यों आकर के जांच अटक गई, और वो भी केवल 5 बिंदु। क्या ये जांच और विस्तृत रूप में नहीं होनी चाहिए थी? क्या ये जांच का दायरा टेंडरों की जो टाइमिंग है उस तक नहीं पहुंचना चाहिए था? क्या ये जांच का दायरा, क्या इस जांच को विस्तृत रूप में आगे ले जाकर के और नहीं खंगालना चाहिए था कि और इसमें क्या क्या जानबूझ के की गई गलतियां हैं जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जा रहा है, या किसी कंपनी को या किसी नेता को लाभ पहुंचाया जा रहा है? कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे गंभीर विषय हैं जिन पे शायद समिति ने जांच नहीं की, जिसमें टेंडर की टाइमिंग, टेंडर प्रक्रिया जो हुई है परचेज और मेंटेनेंस की बैक टू बैक सेम डे, उसको भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए था, उसको भी साइड में रखा गया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और दिल्ली की जनता की तरफ से मैं ये मांग करता हूं सरकार से, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि 3 सदस्यीय की जो समिति आपने जांच के लिए बनाई थी और जिसमें माना गया है कि इसमें कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो खामियां हैं, तभी आपने टेंडर रद्द किया है। यदि यहां तक ये जांच में क्लियर हो चुका है तो इस जांच का जो दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, और ये जांच उन कर्मचारी अधिकारियों से नहीं करानी जो कि खुद से सरकार का हिस्सा हैं। 3 सदस्य समिति में साथियों, एक सदस्य पहले से ही ट्रांसपोर्ट विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। बजाय सरकार की जांच सरकार से कराई जाए, कांग्रेस पार्टी और दिल्ली की जनता की आवाज और दिल्ली की जनता की नेक कमाई का जो पैसा है उसको बचाने के लिए, दोषियों को सजा देने के लिए ये मांग करती है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए या फिर सीवीसी के द्वारा होनी चाहिए, और इस सरकार को, दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं, साथियों, जो ये रिपोर्ट 3 सदस्य मेंबरों ने जो पेश की है, इस रिपोर्ट पे भी यदि आपने एक्शन नहीं लिया, इसका दायरा नहीं बढ़ाया गया, तो ये मांग लेकर के कांग्रेस पार्टी कल
यानी कि 24 घंटे का समय हम आपको दे रहे हैं। या तो बीजेपी इसकी मांग करे, आदेश करे, नहीं तो कल कांग्रेस पार्टी सीवीसी के पास और सीबीआई के पास ये तमाम जो भ्रष्टाचार का जो पुलिंदा है, ये पुलिंदा हम कल, ये जो डॉक्यूमेंट, जो पेपर हैं, ये भ्रष्टाचार की पोल खोलने का जीता जागता उदाहरण है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये वो डॉक्यूमेंट हैं जो इन दोनों सरकारों को जनता के सामने पूरी तरह से साबित कर देगा कि इन लोगों ने मिली भगत से बसों की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार किया है। ये वो डॉक्यूमेंट है जिनको कल हम सीवीसी और सीबीआई के पास जमा कराएंगे और ये मांग करेंगे कि जनता की जो नेक कमाई को आप जिस तरह से वैट के रूप में वसूल रहे हैं, अपना खजाना भर रहे हैं, वो आपके घर भरने के लिए नहीं है, वो अरविंद के चुनावी अभियान के लिए नहीं दिया है। अरविंद चुनाव को लेकर के जिस तरह से सरकार से पैसे वसूल रहे हैं, बल्कि मैं कहना चाहता हूं उस भ्रष्टाचार के खिलाफ कल कांग्रेस पार्टी, यदि बीजेपी और सरकार ने यह आदेश नहीं किए, देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और तो और मैं अरविंद से भी मांग करता हूं, आप तो उदाहरण देते थे एक साफ स्वच्छ राजनीति का, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की बात करते थे। आप गोवा जा रहे हैं, आपके ट्वीट में आप लिख रहे हैं, यदि वाकई आप ईमानदार हैं तो आप अपनी सरकार में लिखिए सीबीआई मांग जांच। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए दिल्ली की जनता के सामने कि 875 करोड़ रुपए की बसों के लिए मेंटेनेंस का जो बजट आपने रखा है 3413 करोड़ रुपए, 4 गुना ज्यादा। ये दिल्ली की जनता को समझाइए कैसे हुआ है। इसी की जांच की मांग कांग्रेस पार्टी रख रही है और ये लोग यदि नहीं गए तो कल कांग्रेस पार्टी सीवीसी में और सीबीआई में जाकर के ये मांग करेगी कि इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। साथियों, ट्रांसपोर्ट को लेकर के ये पहली आज पार्ट 1 हमने प्रेस वार्ता आपके सामने रखी है। एक बड़े घोटाले के साथ, एक बड़ी साजिश के साथ ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी सरकार चला रहे हैं। इस सरकार का पर्दाफाश करने के लिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर जल्दी ही पार्ट 2 लेके आने वाला हूं और उस पार्ट 2 जांच में हम पूरी तरह से यह साबित कर देंगे कि अरविंद केजरीवाल पे ना विजन है, ना अनुभव है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह बिल्कुल सिद्ध हो चुका है। संक्रमण काल में जिस तरह से लोग मजबूर हुए मरने के लिए, यह दर्शाता है कि अरविंद केवल और केवल दिल्ली की सत्ता पर आसीन तो बैठे हैं, आसीन हुए बैठे हैं, लेकिन केवल इस गद्दी को एंजॉय करने के लिए, अपने पद को एंजॉय करने के लिए उनकी दिल्ली की जनता से कोई सरोकार नहीं है। और इसलिए उनकी अनुभवहीनता, उनकी गंभीरता, दिल्ली की जनता के प्रति उनका जो समर्पण है वो साफ दिखता है कि केवल दिखावा है, छलावा है। इसीलिए संक्रमण काल में ना हजारों लोग मरते और ना इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते और ना इस तरह से चुनावी दौरों को लेकर के दिल्ली छोड़ के, जब दिल्ली परेशान है, चुनावी दौरे के लिए नजदीक के प्रदेशों में इस तरह की यात्राएं करते। तो अगली इस प्रेस वार्ता में जब हम आएंगे तो हम ये बताने की केवल कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि इनको हम एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे कि ये लोग जिस तरह से दिल्ली को आगे बढ़ा रहे हैं, दिल्ली को बर्बाद करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।